Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of October 2021. 11 अक्टूबर 2021 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर हम आ गए हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कल का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उसका पूरा डिस्कशन हमने किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। पूरा डिस्कशन हमने किया है। देखो 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आप मान सकते हैं जिनके आंसर्स थोड़ा डाउटफुल रहेंगे, अदरवाइज 90 to 95 क्वेश्चंस के आंसर जो है बिल्कुल करेक्टली हैं। आप जाकर के वहाँ मैच कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो नाम रहते हैं ना कोचिंगों के, उनसे अच्छा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं ना, बिकॉज हम लोग उस प्रोसेस में जुड़े हैं और ज़्यादा अच्छे से बेहतर उनसे समझ पाते हैं। जो लोग वहाँ आंसर की बना रहे हैं वो तो ऐसे ही बैठे हुए बस गूगल सर्च कर रहे हैं हर चीज़ में। तो दैट इज़ वॉट यू कैन डू। आप वो एक बार डिस्कशन देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो डू शेयर दैट एज वेल। 2022 के लिए भी हम कुछ सोचते हैं कि 2022 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स होगा उसके लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग के सामने जो भी प्लान होगा, जो भी टाइम टेबल होगा, मैं उसको पुटअप करूँगा एंड आई विल ट्राई दैट कि चीज़ें अपन कंप्लीट करें, है ना। एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। वो सारे मैंने पहले भी कहा था कि जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हम उसको प्राइमेसी देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को प्राइमेसी देता है, यूपीएससी भी देता है। एंड वो चीज़ हमने कल भी पेपर में देखी है। तो उसको हम थोड़ा 2022 का एक अच्छा प्लान बनाते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा रुक भी गया था, क्योंकि 10 अक्टूबर का मुझे पेपर भी देखना था कि किस तरीके से आ रहा है, क्या पैटर्न चेंज कर रहा है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट आफ्टर दैट। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला आज का सवाल है प्रीलिम्स के लिए आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विद द अफगानिस्तान। इनमें से कौन सी ग्रुप ऑफ करते हैं अफगानिस्तान के साथ। फर्स्ट इज पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया। सेकंड इज किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। थर्ड इज ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फोर्थ इज चाइना, ईरान या रशिया। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। करेक्टली आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है इसको सीपीसीबी द्वारा अडॉप्ट किया गया था। एयर क्वालिटी मैनेज करने के लिए सीपीसीबी को रखा गया है और एयर क्वालिटी को ये मॉनिटर करता है। मतलब कि एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, और किसके द्वारा करता है, एयर क्वालिटी बाय सीपीसीबी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट मॉनिटर्स द लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सीन इन न्यूज़। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़। देखो इस तरह के क्वेश्चन कल भी पूछे गए थे। दिदवाना वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, तो ये हमको पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तो उसके लिए अपन को थोड़ी छोटी छोटी जो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं उनको भी दिमाग में रखना है। तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी हिमाचल प्रदेश। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत प्यारा मैंने लिया हुआ है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है कि इज इंडिया मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथलेस जॉब फ्रॉम द जॉबलेस ग्रोथ सिनेरियो। ये एक्चुअली रिसेंटली QES का जो सर्वे है वो किया गया था। अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे का डेटा रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। इन सारे डेटा को देखते हुए ये लग रहा है कि इंडिया जो है पहले जॉबलेस ग्रोथ में था, अब ग्रोथलेस जॉब की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको कुछ क्रिटिकली एनालाइज करना है इस चीज़ को कि कितना सही कितना गलत है। ठीक है ना। फ्रॉम जॉबलेस ग्रोथ टू द ग्रोथलेस जॉब। आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो पहली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखो क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्या होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं आरबीआई के द्वारा, जैसा जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखेगा। आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, यानी कि G-SEC जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनका खरीदना और बेचना, मतलब उनकी बाइंग और सेलिंग जो है ना, बाइंग और सेलिंग जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाती है। ठीक है ना। तो आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीदा जाना है और बेचा जाना, दोनों ये किसके अंदर आते हैं, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। अब एक थोड़ा सा मैं और आपको फैक्ट बता दूं। देखो क्या होता है एक्चुअली में, जैसे कि मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट दिया, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट दिया है कि अगर आप लोगों के हाथों से पैसा खींचेंगे, इफ़ यू
टेक द मनी फ्रॉम दी हैंड्स ऑफ द पीपल। अगर आप लोगों के हाथ से पैसा ले लेंगे तो वो क्या, किस समय आप पैसा लेंगे, जब आपको महंगाई से लड़ना है। अगर आपको महंगाई से लड़ना है यानी कि इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आप लोगों के हाथ से पैसा ले लेंगे। और अगर आपको थोड़ा ग्रोथ बढ़ानी है तो आप लोगों के हाथ में पैसा दे देंगे। जैसे ही लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे तो वो ज़्यादा खरीदी करेंगे, ज़्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये दो सिनारियो याद रखना है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जीसेक, अगर आरबीआई सपोज करो, जीसेक क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है। जीसेक तो एक सिक्योरिटी क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप गवर्नमेंट को इतना 1,000 रुपये दे रहे हो और गवर्नमेंट इतने दिनों बाद वो पैसा आपको लौटा देगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई, इसका मतलब ये कि आरबीआई जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है और पैसा ले रहा है ना। तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, इसका मतलब है तो लोगों के हाथ से पैसा वापस आएगा, लोगों के हाथ से पैसा आरबीआई के पास आएगा। तो आरबीआई के पास अगर पैसा आ रहा है मतलब महंगाई से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात याद रखेगा कि आप इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं मतलब कि लोगों के हाथ से पैसा जा रहा है और आरबीआई के पास पैसा आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करता है, इफ द आरबीआई सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल्स द सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, पैसा ले रहा है ना। तो ये जो केस होता है ये इन्फ्लेशन वाला केस होता है। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर रहा है मतलब कि दूसरे बैंक से इसने ले लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको पैसा दे दिया, इसका मतलब है कि आरबीआई ने मार्केट में पैसा डाल दिया। और अगर बाय करने पे उन मार्केट में पैसा डाल रहा है, इसका मतलब है कि वो ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है, डिफ्लेशन को हटाना चाहता है। तो कुल मिलाकर के ये जो केस होता है ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का केस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च इंडियन स्पेस एसोसिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन लॉन्च करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी टुडे, आज ही लॉन्च करने वाले हैं। एंड ये क्या है, इट विल बी लॉन्च डिजिटली, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अब क्या है ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, यू कैन सी हियर, इंडियन स्पेस एसोसिएशन बेसिकली है क्या, यहाँ पे ओके। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इज अ प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज। तो ये प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज का, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज का ये प्रीमियम एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, एक तरीके से बनाई गई है जो स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज से मिल करके बनाई गई है ना। ISA इज रिप्रेजेंटेड बाय लीडिंग होम ग्रोन एंड ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैविंग एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इन स्पेस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ग्लोबल कॉरपोरेशन और इंडियन होम ग्रोन जो लोकल हैं, तो ऐसी कंपनीज का सेटअप एक साथ सेटअप किया गया। तो जैसे इसमें देखो फाउंडिंग फादर्स में देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन है, नेल्को है टाटा ग्रुप का, भारती एयरटेल है, लार्सन एंड टर्बो है, मैप माई इंडिया है, वन वेब है, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ है, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है ना। नेल्को, भारती एयरटेल, लार्सन टर्बो, मैप माई इंडिया, वन वेब, वालचंद नगर एंड अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इसके जो कोर मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन है, बेल है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गोदरेज है, ह्यूज इंडिया है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे हैं, मैक्सर इंडिया है। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सैटेलाइट और स्पेस से जुड़ी हुई हैं और अब इंडिया में और फॉरेन में भी अपना नाम कर चुकी हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द कंपनीज नाउ। ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन करेगा क्या, तो इट विल अंडरटेक पॉलिसी एडवोकेसी एंड इंगेज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द स्पेस डोमेन। तो ये एक जो ग्रुप है ये पॉलिसी एडवोकेसी का काम करेगा, मतलब बताएगा कि किस तरीके की पॉलिसी स्पेस और सैटेलाइट के लिए आनी चाहिए, और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं स्पेस डोमेन के उनको एक साथ लेकर के आएगा, उनका एक व्यू पॉइंट जो है लोगों गवर्नमेंट के सामने रखने का काम करेगा, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज़ है वह वर्ल्ड कॉटन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 7 अक्टूबर। तो वर्ल्ड कॉटन जो डे होता है वो 7 अक्टूबर को मनाया गया था। वर्ल्ड कॉटन डे बेसिकली मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द कॉटन सेक्टर अमंग पीपल। 7 अक्टूबर को होता है, याद रखेगा, एंड टू रेज द लेवल ऑफ अवेयरनेस फॉर द कॉटन सेक्टर। एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, मैंने आपको बता दिया, एंड बताता है कि किस तरीके से कॉटन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एलिमिनेटिंग पॉवर्टी एंड ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अगली न्यूज़ देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू लॉन्च द फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति क्या है? यह है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। तो पीएम नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, जिसका नाम है क्या? प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। 13 अक्टूबर को ये लॉन्च होगा। गति शक्ति स्कीम इज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर। ये स्कीम वैसे इस साल के इंडिपेंडेंस डे में ही उन्होंने अनाउंस कर दी थी। एंड दिस विल ब्रिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म टू सिनर्जाइज द प्रोजेक्ट प्लानिंग अक्रॉस स्टेक होल्डर्स। तो इसमें ये पीएम गति शक्ति है क्या? बेसिकली पीएम गति शक्ति है अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करेगी और डुप्लीकेशन को ख़त्म करने का काम। मतलब मान लो 2 बॉडी हैं और दोनों बॉडी एक ही तरीके का काम कर रही हैं, तो ये तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हुआ। तो ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को ख़त्म करना इसका एम है, एक प्लेटफॉर्म पे ले आना और क्लियरेंसेस को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्लियरेंस है उनको जल्दी से जल्दी देना, जो भी गैप रह गया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे उसको भरना। तो ये पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि सारी जानकारी जो है इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड करेगा, बेटर कोऑर्डिनेशन करेगा। जितनी भी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बॉडी हैं, मिनिस्ट्री हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, है ना। ऑब्वियस बात है, जब सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा ही करेगा। नाउ प्लान इज एम्ड फॉर अचीविंग 3 बेसिक गोल। 3 गोल हैं जिनको पूरा करने के लिए ये पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। पहला है कनेक्टिविटी, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना ताकि गुड्स और पीपल का मूवमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। पहला याद रखिएगा कनेक्टिविटी, सीमलेस कनेक्टिविटी। दूसरा है इम्प्रूव्ड प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। तो मतलब कि ऑप्टिमल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्स जो भी हैं उनका बेहतर उपयोग हो सके। सारी इंडस्ट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगी, वो डिसाइड कर सकती हैं, देख सकती हैं कि कहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है, कहाँ वेस्टेज को रोका जा सकता है। देन है टाइमली क्रिएशन ऑफ कैपेसिटीज एंड रेजोल्यूशन ऑफ इशूज सच एज डिसजॉइंटेड प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्लियरेंसेज। तो टाइमली क्रिएशन ऑफ कैपेसिटीज मतलब कि मेन चीज़ है टाइमली इंटरवेंशन। कुल मिलाकर के जो क्लियरेंस है, जो डिले हो जाता है, वो सब डिले हटाना और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्लान्स हैं अगर तो उनको जल्द से जल्द आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो दीज आर दी एम्स ऑफ दिस पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। गति शक्ति मास्टर प्लान विल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम ऑल्सो। तो आप सबको एक बड़ा प्रोग्राम भी पता होगा, इंडिया में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम चलता है ना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम चलता है और उसका एम क्या होता है? उसका एम यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है भारत में उसको कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ठीक है ना। एंड वही चीज़ पीएम गति शक्ति का जो मास्टर प्लान है वो भी यही चाहता है। इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के कारण के लिए भी यही चाहता है, ठीक है ना। अगली देखो जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो वर्ल्ड की जो मेंटल हेल्थ डे है वो कब ऑब्जर्व हुई थी? दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of October टू रेज अवेयरनेस एंड स्प्रेड एजुकेशन अबाउट द मेंटल हेल्थ, है ना। तो अब कल तो प्रीलिम्स का पेपर भी हुआ था, तो आपको पता ही होगा कि अब मेंटल हेल्थ ना कि 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो मेंटल हेल्थ डे के दिन हुआ था, ठीक है ना। एंड दिस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस एंड स्प्रेड एजुकेशन अबाउट द मेंटल हेल्थ। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस डे को 10 अक्टूबर को, ताकि लोगों तक मेंटल हेल्थ के, देखो कई लोग तो मेंटल हेल्थ को मतलब प्रॉब्लम में नहीं मानते कि डिप्रेशन मेंटल हेल्थ में आता है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ का पार्ट है। और इसी कारण से लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली ये मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट और भी है कि ये पहली बार जब ये डे सेलिब्रेट हुआ था तब उस दिन 10 अक्टूबर 1992 थे, 1992 में पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है ना। तो उसको आप याद रख सकते हैं। एंड ये एनुअल एक्टिविटी है किसकी? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। तो ये किसके द्वारा एनुअली मनाया जाता है? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। इस बार की थीम थी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ठीक है ना। मेंटल हेल्थ की इस बार थीम क्या थी? मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर
एंड वही मैंने जैसे बताया कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करने का काम है बेसिकली इसका, तो आप ये याद रख सकते हैं। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन आप ये देख सकते हैं, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, इसका जो टैगलाइन है वो है भूमंडल से ब्रह्मांड तक, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन बाय श्री नरेंद्र मोदी, ये आज होगा, है ना, 11 अक्टूबर को 10:10 AM पे इनॉग्रल सेरेमनी होगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसको। और ये देखो इसके पार्टनर है, इसरो है, एयरटेल है, वनवेव है, यहाँ पे L&T है, नेल्को है, मैप माई इंडिया है, वालचंद नगर है, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ है। ये आप याद रखिएगा कि ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन के मेंबर्स भी हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप यहाँ मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज, ठीक है ना। तो द हिंदू के एडिटोरियल पे हम आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है अ ताइवान्स फ्लैश पॉइंट इन द इंडो पैसिफिक। अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है? ये लिखा गया है रिगार्डिंग अभी रिसेंटली आपको कल मैंने बताया था कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने माँ की कसम खाई है कि वो ताइवान को भारत में सॉरी नॉट इन इंडिया, ताइवान को चाइना में मिला करके ही रहेंगे, है ना। तो ये उन्होंने कल ही खाई है जस्ट माँ कसम कि अब हम जो भी होगा ताइवान को जल्द से जल्द उसको मिला करके रखेंगे। अब ताइवान का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो हुआ क्या था, जो पहले सिविल वॉर चल रहा था चाइना के अंदर, एक लिबरेशन का वॉर चल रहा था, तो वहाँ दो मेजर पार्टीज थी चाइना के लिबरेशन में। एक थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, और एक थी द गोमिंडांग पार्टी। तो गोमिंडांग थी KMT और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी CCP। तो हुआ क्या था, जो आपका गोमिंडांग फोर्सेस थे वो किसके अंदर थे? चियांग काई शेक के अंदर थे, चियांग काई शेक के अंदर थे, वो हार गए। और CCP की जो फोर्सेस थी वो माओ जेडोंग के अंदर थी। तो KMT यानी गोमिंडांग वो किसके अंदर थी? चियांग काई शेक, वो हार गए। और जीता कौन? जीते आपके CCP यानी कि माओ जेडोंग के अंतर्गत जो थे। अब हुआ ये कि ये यहाँ से भाग गए और स्ट्रेट पार करके, जो ताइवानी स्ट्रेट है उसको पार करके ताइवान में आ गए, ठीक है ना। कौन आ गए? चियांग काई शेक। लेकिन चियांग काई शेक ताइवान में तो आ गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि पूरा का पूरा चाइना उनका है, और चाहे ऊपर वाला चाइना ले ले चाहे ताइवान ले ले, दोनों ही उनके हैं, ठीक है ना। इसी कारण से ताइवान को अगर आज आप देखो तो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, यानी कि वो खुद को क्लेम करता है कि वो चाइना है, और ऊपर का जो पार्ट है बड़ा सा वो उनका आधा, वो अलग हिस्सा है। तो देखो इतना छोटा वाला पार्ट, मतलब चींटी एक हाथी को बोल रही है कि तुम मेरे के अंदर मिल जाओगे, तुमको मैं जीत लूंगी, ठीक है ना। यहाँ हाथी चींटी को बोल रहा है कि तुमको मैं जीत लूंगा, और चींटी हाथी को बोल रहा है कि तुमको मैं जीत लूंगा। तो यहाँ चींटी जो है वो रिपब्लिक ऑफ यहाँ पे चाइना जो खुद को बोलता है ताइवान है, ठीक है ना। ये थोड़ा इनकी बेसिक लड़ाई झगड़ा और बेसिक बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं अब स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। अब यहाँ पर ऑथर देखो क्या बोल रहा है कि किस तरीके से ताइवान के लिए चाइना बोलता है, चाइना खुद को क्या बोलता है कि वन चाइना प्रिंसिपल है। देखो चाइना की पॉलिसी की वन चाइना प्रिंसिपल है, और कोई भी कंट्री ताइवान के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बना सकती है। आप अगर चाहो भी तो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली चाइना के दुश्मन माने जाओगे। दिस इज व्हाट चाइना सेज। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि लेकिन चाइना डायरेक्टली ताइवान पे अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 1950-53 के टाइम पे ताइवान ने US को अपना मिलिट्री एलाई बना लिया था, ठीक है ना। तो ताइवान और US दोनों एक दूसरे के मिलिट्री एलाई बन गए थे 1950-53 के जो कोरियन वॉर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है ना। इस कारण से चाइना के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अटैक कर सके किसके ऊपर, आपके ताइवान के ऊपर अटैक कर सके, ठीक है ना। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन 1979 के टाइम पे USA की ये पॉलिसी ख़त्म हो गई, और उन्होंने डिप्लोमेटिकली उनके साथ रिलेशन थोड़ा सा हटा दिया था। क्यों? क्योंकि 1978 में चाइना ने मार्केट रिफॉर्म्स कर लिए, है ना। तो उनको अमेरिका को भी लगा कि ठीक है यार, मार्केट रिफॉर्म्स किए हैं, हमारे पार्ले में आ रहे हैं, है ना, रशिया के पाले में तो जा नहीं रहे, तो ठीक है इनके लिए थोड़ा किया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए थे और रिकॉग्नाइज कर लिया था कि हाँ ये चाइना का पार्ट है, ठीक है ना। तो जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी वो एब्रोगेट कर दी USA ने 1979 में। चाइना लेकिन दूसरे देखो अगर आज भी कमिटेड है कि किसी तरीके से वो चाहे फोर्स का इस्तेमाल करके चाहे कुछ भी इस्तेमाल करके ताइवान को अपने अंतर्गत मिला ले, ठीक है ना। ऐसा ही दूसरा
है जब जिसको ब्रिटेन ने दिया था 1997 में। तो ये भी याद रखना कि ब्रिटेन ने 1997 में हांगकांग दिया था, किसको, आपके चाइना को हांगकांग दिया था, ठीक है ना। और ये कहा था कि पहले 50 साल तक उनको थोड़ा आप इंडिपेंडेंस आप प्रोवाइड करोगे, पहले 50 साल तक आप उनको इंडिपेंडेंटली उनका स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन दोगे। लेकिन अभी लास्ट ईयर हमने देखा था कि वो बहुत सारे चेंजेस कर चुके हैं चाइनीज़ ऑलरेडी हांगकांग की टेरिटरी में, है ना। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि देखो चाइना और ताइवान एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरवाइंड जुड़े भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। अगर आप चाइना और ताइवान का ट्रेड रिलेशन देखोगे तो इंडिया से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब चाइना ताइवान दिखता छोटा है, दिखता तो वो बहुत छोटा है, थोड़ा सा आपका सिक्किम और या आसाम के बराबर दिखेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप उसके ट्रेड रिलेशन देखोगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर में डील कर रहे हैं चाइना और ताइवान, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि ताइवान जो है वो हमेशा, अभी जो 2016 में वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो जो पार्टी आई है वो थोड़ा सा वही वाली वैसी पार्टी है, मतलब कि जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वन चाइना प्रिंसिपल की बात नहीं करते, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, या फिर बोलते हैं कि ऊपर वाला चाइना हमारा है, ठीक है ना। और चाइना इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, हर्ट होगा ही। तो यहाँ पे ऑथर ने एक जो डीपीपी पार्टी है, ताइवान के अंदर भी दो पार्टी हैं। अब एक तो चियांग काई शेक की जो पार्टी थी उसके मेंबर्स हैं, कुओमिंटांग के मेंबर हैं। दूसरी जो पार्टी थी वहाँ पे डीपीपी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी जो है वो तो ये बोलती है कि हमको अलग हो जाना चाहिए, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो एक याद रखेगा कि थोड़ा जो अभी जो चियांग जो केएमटी है ना, केएमटी की जो पार्टी है वो ज़्यादा फेवर में है, मतलब वो वन चाइना प्रिंसिपल के फेवर में है, इसलिए चाइना के लिए वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना बड़ा थ्रेट ये वहाँ की डीपीपी पार्टी है। डीपीपी तो बोलता है कि भैया हमको चाइना से इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है ना। डीपीपी क्या बोलता है, हमको चाइना से क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा आपको इंटरनल पॉलिटिक्स याद होनी, पता रहनी चाहिए, ठीक है ना, इसको याद रखना। चाइना फील्स मोर कंफर्टेबल विद केएमटी एंड इज हॉस्टाइल टू द डीपीपी। जैसा कि मैंने बताया कि चाइना ज़्यादा कंफर्टेबल डीपीपी के साथ नहीं रहे, ज़्यादा कंफर्टेबल वो केएमटी के साथ है, डीपीपी के साथ ज़्यादा हॉस्टाइल रहती है वो, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ऑथर ने यहाँ पे क्या कि लेकिन अभी रिसेंटली यूएस का जो स्टैंस है वो फिर से चेंज होने लगा है, उसके कुछ एविडेंसेस ऑथर ने दिए हैं। जैसा कि ऑथर ने कहा कि अगर आप भैया देखें डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे विजिट करने आए, फिर ताइवान के लोग वहाँ गए, फिर जो बाइडन ने भी उस पॉलिसी को आगे रखा, और जो बाइडन का जब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह हुआ था प्रेसिडेंटशिप का जो बाइडन का, तो ताइवानीज़ जो डेलीगेट्स थे वो वहाँ पे गए थे, ये भी हमने देखा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि अभी रिसेंटली ताइवान के अंदर एक प्लेन गया था, शिप गया था अमेरिका का, जिससे कि काफ़ी रोने टाइप का लगा चाइना। फिर उस कह रहा था कि देखो तुमने अच्छा नहीं किया, है ना, तुमको माँ कसम में दोबारा मत आना यहाँ पे। ये सारी चीज़ें चाइना करने लगता है। फिर चाइना के पास सबसे बड़ा हथियार जानते हो क्या, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, चाइना के पास सबसे बड़ा हथियार है माँ कसम और विद्या कसम। माँ और विद्या की कसम खिलवा करके इंडिया को इन्होंने ऐसी दबा देते हैं कई बार, और कई बार अमेरिका लोग तो मानते नहीं, अमेरिका वालों को तो माँ कसम विद्या कसम कोई मैटर नहीं करती, इस कारण से वो अटैक करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको हंसी मजाक के तरीके से याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनका चलता है ना। तो यूएस का एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो था वो इसी रीजन में आ गया था, है ना, जिसके कारण बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, शी जिनपिंग खूब तेज तेज मतलब टेबल वेबल पटकने लगे। तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, इज चाइना रियली प्रिपेयर टू कैरी आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टू इन्वेड एंड ऑक्यूपाई ताइवान। तो देखो अगर आप पूछोगे तैयार है कि नहीं, तो हाँ तैयार तो है, बिल्कुल तैयार है, उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ की कहा जा रहा था, फिलिप डेविडसन है यूएस के पैसिफिक कमांडर हैं, उन्होंने कहा था कि लगभग 5-6 सालों के अंतर्गत चाइना जो है वो ताइवान पे अटैक कर देगा और मिलिटरीली उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अभी भी यूएसए है। जो यूएसए का स्टैंस हमने देखा बदल गया है, जो हमने देखा कि किस तरीके से वो इंक्लूड हो रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये है अलायंसेस। जो भी रिसेंटली अलायंस बने ना, आपका चाहे क्वाड ग्रुप हो, आपका चाहे ऑकस हो, तो ये भी एक तरीके से डिटरेंस के रूप में काम कर रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो है अपनी जो ये वाली गतिविधि है इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है ना। जो दैट इज़ अनदर रीज़न, दैट कैन बी अनदर रीज़न, तो इसको भी आप याद रखिएगा।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। दूसरा जो आर्टिकल है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो है द मेनी क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम द क्यूईएस डेटा। अब क्यूईएस डेटा क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। क्यूईएस का मतलब होता है क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। अब ये फर्स्ट क्वार्टर 2021 के अप्रैल से जून तक का डेटा है। क्वार्टरली काहे का, इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। अब इसमें कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट्स का सर्वे किया गया, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स का जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर जहाँ पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में। तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट्स में तो 9 सेक्टर्स के ऑर्गेनाइज सेगमेंट के 10 से ज़्यादा वाले इस्टेब्लिशमेंट्स में ये सर्वे किया गया। ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे, एम्प्लॉयमेंट सर्वे बोलते हैं इसको, इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो इसमें कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट ली जाती हैं, इसमें ली जाती हैं इस्टेब्लिशमेंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ द 9 सेक्टर्स। तो 9 सेक्टर कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स, आईटीबीपीओ एंड फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज़। तो ये 9 अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ का एम्प्लॉयमेंट डेटा लिया जाता है और ये क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है, ठीक है ना। अब ये जो सर्वे सेक्टर्स हैं, दीज सेक्टर काउंट फॉर 85% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स। 10 या ज़्यादा वर्कर्स इस्टेब्लिश करने वाले ये जो 9 सेक्टर्स हैं, इनमें 85% एम्प्लॉयमेंट कवर हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, 85% तक जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहीं कवर हो जाता है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्टिव देखें हम क्यूईएस का, इस सर्वे का, तो इसका सर्वे का ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फ्रेम अ साउंड नेशनल पॉलिसी ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे नेशनल पॉलिसी बनाना जो है एक बहुत बड़ा एम है इस क्यूईएस डेटा का। याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट पे पॉलिसी बनाना, नेशनल पॉलिसी बनाना किस पे, एम्प्लॉयमेंट पे। अब एक और चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छा फैक्ट दिया है कि इंडिया जो है उसने रेटिफाई किया था क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन। तो आईएलओ का एक बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, लिख लो इस चीज़ को, ऐसी क्वेश्चन फिर बिटवीन द लाइंस यूपीएससी पूछ लेता है। आईएलओ का एक कन्वेंशन है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 1964, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 1964, जो कि रिक्वायर करता है द रेटिफाइंग कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट एन एक्टिव पॉलिसी। तो ये कहता है कि जो रेटिफाइंग कंट्रीज है, जिन्होंने रेटिफाई किया है, वो एक एक्टिव पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे, किसके रिगार्डिंग, एक्टिव पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे, ताकि टू प्रमोट द फुल प्रोडक्टिव एंड फ्रीली चूजन एम्प्लॉयमेंट। क्या प्रमोट करने के लिए, फ्री, प्रोडक्टिव एंड फ्रीली चूजन एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए। एंड इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसी अभी तक नहीं है, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ऑथर का कहना है कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि जो आपका क्यूईएस डेटा है वो सीएमआईई के डेटा से बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप सीएमआईई का डेटाबेस देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बताता है और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को हाई बताता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहीं क्यूईएस डेटा की बात करें तो चूँकि ये गवर्नमेंट बेस्ड डेटा है, तो गवर्नमेंट की अच्छी रोजी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की गई। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज कि जो ये क्यूईएस डेटा है इसमें एक रोजी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की है गवर्नमेंट की। अदरवाइज आप सीएमआईई का डेटा देखें तो काफ़ी आपको मिसमैच देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बेकायदा ये सारी चीज़ें। एंड ऑथर ने इसके अलावा ये भी कहा है कि जो अगर आप ये ग्रोथ रेट जो आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है फ्रॉम द ग्रोथ रेट ऑफ द सेक्टर्स। क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग में तो 7.2 का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8.6 का कॉन्ट्रैक्शन देखने का मिला, ट्रेड में 18.2 का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो जब इतने कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले तो फाइनली हमको एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन। बिग क्वेश्चन क्या है कि अगर हमको हर सेक्टर में कमी ही हो रही है, हमको हर सेक्टर में नुकसान हो रहा है, तो फिर अचानक से केवल एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ बिग क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रेज्ड बाय द ऑथर इन दिस। तो इसीलिए ऑथर ने क्वेश्चन पूछा है कि आर वी टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिस्पाइट ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन। क्या हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन होने के बावजूद ग्रोथ, मतलब कि जॉब ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब कि फ्रॉम जॉबलेस ग्रोथ टू फ्रॉम जॉबलेस ग्रोथ टू ग्रोथलेस जॉब, ठीक है ना। तो जॉबलेस ग्रोथ टू हम ग्रोथलेस जॉब की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज।
इसके अलावा ऑथर ने और सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि जो विमेन का, फीमेल वर्कर्स का जो शेयर है पॉपुलेशन में, जो कि एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है इस्टेब्लिशमेंट्स पे, वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, दैट हैज़ डिक्रीज, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि थोड़ा सा सोशल, कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड सर्वे भी करने की ज़रूरत है, ताकि अलग अलग कम्युनिटीज़ के हिसाब से थोड़ा पॉलिसीज़ को बनाया जा सके, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि हमको ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कि जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो रजिस्टर कर रही हैं, रजिस्टर अगर कर रही हैं तो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से रजिस्टर कर रही हैं, तो अगर 2 बार रजिस्टर कर देंगी तो डेटा की डुप्लिसिटी हो जाएगी। तो ये भी चीज़ें देखने की जरूरत है कि ये डेटा यूनिक है और डुप्लिसिटी इसमें नहीं है, और जो नंबर्स हमको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं करेक्ट नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको मेक श्योर करनी है। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। CIC फेवर्स द डिस्क्लोजर ऑफ बुचर फाइल्स। तो CIC ने कहा है कि भैया बुचर फाइल्स को डिस्क्लोज कर दो। ये बुचर फाइल्स कहाँ की फाइल्स है? दीज फाइल्स आर रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ 1947 टू 1949। बुचर फाइल्स रिलेटेड है 1947 से 1949 के बीच का, एंड दे माइट थ्रो अ लाइट ऑन द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के एक्सेशन के ऊपर लाइट्स ये थ्रो कर सकता है, शेड कर सकता है, एंड दीज फाइल्स आर बीइंग देयर, है ना। तो इसको जनरल सर रॉय बुचर टू द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। तो ये फाइल डिस्क्लोज की गई थी इंडिया के सेकेंड आर्मी चीफ जनरल सर रॉय बुचर द्वारा टू द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ऑन जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा, इनको की गई थी। एंड CIC जो है वो फेवर कर रहा है। CIC का आपको पता है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड जो आपका CIC होते हैं, दैट इज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005 अंडर द प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट। तो RTI एक्ट के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था CIC को। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑब्वियसली बात है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। एंड मेंबर्स अगर आप देखें तो इसमें एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं, और एक से ज़्यादा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं। और अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। उस कमिटी में होता कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना, ये सारी चीज़ें। एंड जुरिस्डिक्शन का कहाँ होता है? ऑफ द कमीशन एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवरऑल द सेंटर पब्लिक अथॉरिटीज़। तो सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ पे नेशनल जो आपका सारी जितनी भी ये उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन है आपका इसका CIC का, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। जुरिस्डिक्शन कहाँ पर? सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन है, सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं वो दे वर्क अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, और वॉट एवर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेज, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ये एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना चाहिए। सो यू कैन मूव विद मी। कंसेंसस ओवर द काला पानी। काला पानी याद रखना, डिस्प्यूट है किन दोनों कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच का डिस्प्यूट है काला पानी। एक्चुअली में देखो, मैं आपको बताता हूँ, काला पानी एक्चुअली में डिस्प्यूट जो है ना, वो एक रिवर के ऊपर डिस्प्यूट है। काली रिवर जो है ना, उसके ओरिजिन पे पूरा डिस्प्यूट लाई करता है। जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो बोलती है कि काली रिवर का, जो महाकाली रिवर है, उसका जो ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा में है। लिम्पियाधुरा नाम की जगह है, लिम्पियाधुरा में। और आपकी जो आपका जो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जो काली रिवर का ओरिजिन है वो काला पानी है। तो हुआ क्या था कि एक ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1816-17 में। एक ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, और ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो काली रिवर है उसके ईस्ट की जितनी भी टेरिटरी है वो नेपाल की है। काली रिवर के ईस्ट साइड की जो ट्रिब्यूटरी है, जो रीजन है, वो किसका है? वो नेपाल का रीजन है, ठीक है ना। इसी कारण से पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है वो काली रिवर के ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर काली रिवर का ओरिजिन क्लियर हो जाए तो फिर डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। न्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉम्प्लेक्स असाइंड टू बी इको फ्रेंडली आर्किटेक्ट। इको फ्रेंडली, तो नया जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का आपका वो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, वो इको फ्रेंडली है, ऐसा कहा जा रहा है, डिज़ाइन टू बी इको फ्रेंडली। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की, देखो यहाँ पे लिखा है, डिफाइनिंग जो फीचर है इसका वो है न्यू एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कॉल्ड LGSF। एक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन
LGSF, और इसका मतलब है लाइट गेज स्टील फ्रेम, लाइट गेज स्टील फ्रेम। तो ये इंपॉर्टेंट है, विच रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन टाइम टू 10 मंथ्स, कंस्ट्रक्शन टाइम को भी घटा दिया इसने। एंड जो मजबूती है RCC की, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की, इसको भी बढ़ा दिया। तो इसको याद रखना आप लोग, लाइट गेज स्टील फ्रेम LGSF, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। साइंटिस्ट बिहाइंड द पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स AQ खान पासेस अवे। तो एक साइंटिस्ट है जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे हैं, AQ खान उसका नाम है, और पास अवे, ही पास अवे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है अब्दुल कादिर खान, डिस्ग्रेस्ड एटॉमिक साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब। अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के पापा जी, है ना। तो इनकी जो है वो क्या हो गई है, he has passed away, he has passed away. So that is it. So that is it for this video. I hope you liked our video, friends. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.